नमस्कार। कार्यक्रम कानूनी सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज कार्यक्रम कानूनी सलाह का विषय है टेलीकॉम से जुड़े साइबर अपराध। दोस्तों, भारत में आज 120 करोड़ मोबाइल हैंडसेट्स हैं। इनमें से 60 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन्स हैं और यही कारण है कि टेलीकॉम से जुड़े साइबर अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज कार्यक्रम कानूनी सलाह में हम चर्चा करेंगे टेलीकॉम से जुड़े साइबर अपराधों के बारे में और जानेंगे कि कौन सी अथॉरिटी इन अपराधों को कंट्रोल करती है। इस चर्चा में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री संजय कुमार गुप्ता जी। आप इंडियन टेलीकॉम सर्विस से आते हैं और फिलहाल आप ट्राई रीजनल ऑफिस भोपाल में पोस्टेड हैं। संजय जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड के समस्त दर्शकों को नमस्कार करता हूं और साथ ही साथ दूरदर्शन उत्तराखंड देहरादून के इस यूनिट का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके दर्शकों से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। संजय जी, आप क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है भारत सरकार की जो टेलीकॉम से जुड़े मसलों में डील करती है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि मोटे मोटे या व्यापक तौर पर कि ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका मैंडेट क्या है? जी देखिए, ट्राई जो है जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 1995 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा फील हुआ कि जितना हमारे देश का पूरा एरिया है और उसके पहले तक जो है टेलीकॉम सर्विसेज का जो प्रोविजनिंग था वो भारत सरकार स्वयं टीओटी के माध्यम से करती थी। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फील हुआ कि इसमें हम और भी दूसरे जो ऑपरेटर्स हैं, जिसको हम टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के नाम से जानते हैं, उनका भी इसमें इंट्रोडक्शन करा सकते हैं। फिर उसके बाद फिर लिबरलाइजेशन का दौर आया, जिसकी वजह से प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर भी जो है वो हमारे यहाँ टेलीकॉम सर्विसेज प्रोविजनिंग जो है करना शुरू कर दिए। तो जैसा कि सभी सेक्टर्स में होता है कि किसी भी जब सर्विस सेक्टर में जब अदर देन गवर्नमेंट बॉडी जब सर्विस प्रोविजनिंग की शुरुआत करती है तो उसके बाद टोटल सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी ज़रूरत को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने पार्लियामेंट एक्ट के तहत, जिसको कि हम ट्राई पार्लियामेंट एक्ट 1997 के नाम से जानते हैं, 20 फरवरी 1997 को इस इंस्टीट्यूशन की इस स्टैट्यूटरी बॉडी की जो है स्थापना की गई और तब से लेके आज पर्यंत तक जो है ट्राई जो है टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने का काम कर रही है। और रेगुलेशन में जो है वो जो मुख्य, जैसे आपने पूछा कि ट्राई का मैंडेट क्या है, तो ट्राई का बेसिकली ये मैंडेट है कि जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उनको रेगुलेट करना, उसके टैरिफ का निर्धारण करना, उसके क्वालिटी ऑफ सर्विस की मॉनिटरिंग करना, क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंश्योर करना और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना कि जितने भी टेलीकॉम सर्विस में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब न केवल कस्टमर्स बल्कि जो इवन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनका भी एक समग्र विकास हो, ताकि पूरा का अल्टीमेटली ये है कि ओवरऑल जो हमारे भारतवर्ष में टेलीकॉम सर्विस जो है वो विकास के पथ में जाए और वो दिनों दिन प्रगति के मार्ग में जाए। जैसा कि आपने कहा कि क्वालिटी सर्विस भी प्रोवाइड करवाती है, ऐसे बहुत सारे मसले हैं कि कॉल जंप हो जाती है और कॉल कभी लगती नहीं है और हमारे साथ भी होता है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के साथ ही होता है। ट्राई का मैंडेट आपने अभी कहा कि क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना है, कैसे इंश्योर करता है ट्राई कि कॉल जंप ना हो या फिर कंज्यूमर्स को जो है, जो हमारे कस्टमर्स या कंज्यूमर्स हैं, उनको प्रॉपर एक क्वालिटी ऑफ सर्विस मिले, क्योंकि वो उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, दे आर पेइंग फॉर इट। जी। देखिए, इसमें ट्राई जो है वो 2 स्तर में काम कर रही है। पहला स्तर जो है वो हमारे यहाँ PMR मॉनिटरिंग एक वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट इज़ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या होता है कि जितने भी टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर जो हैं, जो टेलीकॉम सर्विस आम उपभोक्ता को देते हैं, उनकी हम क्वार्टरली बेसिस में हम उनसे रिपोर्ट लेते हैं। रिपोर्ट लेकर के उसका गहन अध्ययन किया जाता है और जो क्वालिटी ऑफ सर्विस रेगुलेशन है, उस रेगुलेशन के तहत अगर वो बेंचमार्क मीट नहीं कर रहे हैं तो उसके केस में जो है उसके ऊपर रेगुलेशन के तहत में उनके ऊपर हमको एक्शन लेने का अधिकार प्राप्त है। तो एक तो ये रेगुलेशन के अंतर्गत कार्य करती है। दूसरा, अभी हमने क्या किया है कि रेगुलेशन के साथ साथ, मतलब कार्यालयीन कार्य के अलावा जो है, चूँकि जैसा आपने शुरू में हमारे इंट्रोडक्शन बताया कि हम रीजनल ऑफिस भोपाल से बिलोंग करते हैं, तो इसी तरीके से भोपाल के अलावा जो है
और 5 रीजनल ऑफिसेस हैं, जो कि आपका बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता और दिल्ली भी अभी स्थापित हुआ है, और एक जयपुर है। तो ये जो टोटल मिला के 6 रीजनल ऑफिस हैं, ये कार्य करती हैं। तो ये रीजनल ऑफिस जो होते हैं, ये एक्चुअल फील्ड में जो है क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है उसका अपने लेवल पे, मतलब ट्राई अपने लेवल पे जो है उसका एक इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट करती हैं, और उसके जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में शेयर किया जाते हैं कि कौन सा ऑपरेटर की क्वालिटी ऑफ सर्विस किस लेवल में है, वो मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो क्या है कि कंज्यूमर को जो है, कस्टमर को जो है, ये पता चल जाता है कि किस एरिया में किस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की जो सुविधा है वो किस स्तर की है, और साथ ही साथ ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को भी ये पता लग जाता है कि किस एरिया में वो कहाँ पर है, ताकि वो उसमें सुधार कर सके और सुधार करके उसको फिर से अच्छा करने का प्रयास कर सके, ताकि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर रिटेन हो सके। और जैसा कि आपने बोला था कि इसके अलावा जैसे ये है, तो इसी सिलसिले में क्या है कि न केवल टेलीकॉम सर्विस बल्कि 2004 में जब जैसे कि अभी OTT वगैरह प्रारंभ हो गए हैं, और इसीलिए 2004 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन के तहत जो है ना केवल टेलीकॉम बल्कि जो ब्रॉडकास्टिंग और केबल सर्विस रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जिसमें मेनली आपके टैरिफ का निर्धारण और NCF वगैरह, जैसा आप चूँकि आप इसी फील्ड से हैं, उनका निर्धारण करना और एक प्रॉपर सुविधा लोगों को मिले, तो वो सेक्टर का मॉनिटरिंग का जो काम है, रेगुलेशन का काम है, वो भी ट्राई 2004 ऑनवर्ड्स देख रही है। जो OTTs हैं उसके रेगुलेटिंग भी OTT नहीं, ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज। OTT जो है वो अभी OTT के ऊपर अभी भी काफ़ी जो है मंथन जारी है कि उसमें अभी थोड़ी सी काफ़ी उसमें अभी मैं आपके माध्यम से यही कह पाऊँगा कि अभी भी गवर्नमेंट स्तर पे उसके ऊपर अभी भी काफ़ी काम जारी है कि उसको आगे चल के कैसे हम उसके प्रचार प्रसार को भी रेगुलेट करेंगे और प्लस वो भी डेवलप करें। दैट फील्ड इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग और केबल सर्विसेज आपके उसमें है। हम जैसे कि हमने अभी इंट्रो में भी कहा कि भारत में 120 करोड़ मोबाइल हेडसेट्स है। ऐसे में जो कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है, कंज्यूमर का जो प्रोटेक्शन है, वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। ट्राई के पास ऐसे क्या अधिकार है, किस तरह से वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है? जी, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्राई एज ए रेगुलेटर जो है जो है उसका जो उसमें से जो एक रोल है, उसमें टेलीकॉम सर्विसेज के मेंटेनेंस के लिए रेगुलेट करना, ऑर्डर निकालना, डायरेक्शन निकालना, जो भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर मान्य होता है। तो इसी सिलसिले में 2018 में ट्राई ने एक TCCPR, जिसको TCCPR 2018 रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है, तो इस रेगुलेशन में ट्राई ने जो है कस्टमर्स को काफ़ी सारी सुविधाएं दी हैं, और बल्कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ कस्टमर को नहीं, क्योंकि कभी भी जब ट्राई कभी भी जो रेगुलेशन बनाती है या ऑर्डर निकालती है, तो कस्टमर को एडवांटेज हो, कस्टमर की सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन साथ ही साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि टेलीकॉम सर्विसेज का ओवरऑल इवॉल्वमेंट होना चाहिए, टेलीकॉम सर्विसेज का ओवरऑल ग्रोथ होना चाहिए, वो भी एक फैक्टर रहता है। तो टेलीकॉम जो प्रोवाइडर्स हैं उनके हितों का भी ध्यान रखा जाता है। तो अब इसमें मुख्यतः क्या बातें हैं, जैसे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि कॉल्स वगैरह आते हैं, तो देखिए आज जो है दूरसंचार की जो सुविधा है, और चाहे वो पहले वॉइस कॉल हो या इंटरनेट कॉल्स हो या इंटरनेट के माध्यम से दूसरे जो प्लेटफॉर्म के यूज़ हो रहे हैं, वो दोनों हैं। तो इसको हम जो है कम्युनिकेशन पर्पस से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है जितने हमारे जो बिजनेस एंटिटीज़ हैं, उसको हम टेलीकॉम रेगुलेशन के रिलेशन में PE नाम से बोलते हैं, प्रिंसिपल एंटिटी का नाम देते हैं। तो प्रिंसिपल उनको भी ये सुविधा होनी चाहिए कि अगर वो जेन्युइन अगर बिजनेस में हैं, तो कैसे वो अपने बिजनेस के प्रचार प्रसार के लिए टेलीकॉम सुविधाओं का यूज़ कर सकें। तो वो भी, उसका भी रेगुलेशन है कि वो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके TSP के पास उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा, और जब रजिस्ट्रेशन होगा तो ये भी डिफाइन होगा कि वो किस टाइप के प्रोडक्ट या किस टाइप के सर्विसेज की मार्केटिंग वो करेंगे। तो ये हो गया उनके हित की बात। अब आती है कंज्यूमर्स के हित की बात। तो कंज्यूमर्स को ये सुविधा दी गई है इस TCCPR 2018 रेगुलेशन के तहत कि उनको ये पूरी स्वतंत्रता है कि वो किस प्रकार के कॉल को रिसीव करना चाहें, किस प्रकार के कॉल को SMS को रिसीव करना चाहें। तो ब्रॉडली इनको 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जैसे जिसमें बैंकिंग हो गया, रियल एस्टेट हो गया, एजुकेशन हो गया, गवर्नमेंट से रिलेटेड वगैरह हो गया। तो ऐसे 8 कैटेगरीज हैं।
तो उसमें इन 8 कैटेगरीज में कस्टमर ये डिसाइड कर सकता है कि उसको किस टाइप के कॉल या एसएमएस रिसीव करना है, किस टाइप के कॉल रिसीव नहीं करना है। और न केवल टाइप और कैटेगरी, बल्कि साथ साथ उसमें ये भी सुविधा दी गई है कि मुझे किस दिन नहीं चाहिए ये कॉल और किस टाइम पे भी नहीं चाहिए। और इसके लिए जो है DND ऐप जो है हमारा, ट्राई का DND ऐप है, डू नॉट डिस्टर्ब ऐप है, उसका अभी 3.0 वर्जन लॉन्च हो चुका है। वो मैं आपके माध्यम से समस्त दर्शकों से आग्रह भी करूंगा कि इसको ज़रूर अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करें, उसमें रजिस्टर करें और उसके माध्यम से वो जिस टाइप के कॉल या एसएमएस रिसीव नहीं करना चाहते हैं वहाँ जा करके वो रजिस्टर कर सकते हैं, और जिस टाइप के रिसीव करना चाहते हैं वही रजिस्टर रहेंगे और वही कॉल ही उनको आएंगे। यानी कि अगर मैं उस ऐप को डाउनलोड करता हूँ जी, और मैं उसके थ्रू अगर ये बोलता हूँ कि भाई मुझे इस कॉर्पोरेट से जुड़े कॉल्स नहीं चाहिए या मैसेजेस नहीं चाहिए, तो उसमें मेरा नंबर फिट करने के बाद मतलब वो जो कॉल्स मुझे रिसीव नहीं होंगे, आपको कॉल्स बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन अगर किसी प्रिंसिपल एंटिटीज़ के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का अगर कॉल आ गया आपके रजिस्टर करने के बाहर करने के बाद भी, तो उसमें उस ऐप में ये भी सुविधा है कि उस कॉल का या उस एसएमएस का आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, और कंप्लेंट लॉन्च होने के बाद रेगुलेशन के तहत जो है उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। और उसमें अच्छा, जो कार्रवाई जो होती है वो भी 3 स्तर पे होती है। पहला स्तर में क्या होता है कि अगर किसी ने इसका वायलेशन किया तो पहले स्तर में तो उसको वार्निंग दी जाती है कि आपको ये राइट नहीं था, आपने किया, आप सतर्क हो जाइए। दूसरे लेवल पे अगर फिर वो गलती करते हैं तो उसमें उसकी जो टेलीकॉम रिसोर्सेस हैं वो उसकी कैपिंग कर दी जाती है। मतलब कि आप 6 महीने के लिए, कि मतलब सपोज करिए कि वो दिन में अगर 100 कॉल कर रहा है या 100 मार्केटिंग एसएमएस कर रहा है, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करके से 10 कर देंगे, 25 कर देंगे। और उसके बाद भी अगर वायलेशन की रिपोर्टिंग होती है, वायलेशन की अगर कंप्लेंट्स आती है, तो उसकी टोटली जितने भी टेलीकॉम सर्विसेज हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दी जाती हैं। और ना केवल एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से नहीं, बल्कि जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर मार्केट में अवेलेबल हैं उन सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से उसको किसी भी प्रकार की टेलीकॉम रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं की जाएंगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट भी है कि अगर कंपनीज कॉल कर रही हैं तो कोई पर्टिकुलर नंबर से वो कॉल करेंगी। जी जी, मेरे साथ भी हो रहा है, बहुत सारे मेरे मित्र लोग हैं, ऐसा हो रहा है कि मीटिंग में बैठे हैं, कोई अननोन नंबर से, मोबाइल नंबर से कॉल आ रहा है। हमको लगता है कि कोई नीडी ना हो या कहीं कोई हमारा कोई दोस्त या कोई कॉल ना कर रहा हो, लेकिन वो नंबर जो मोबाइल नंबर का होता है और वो कंपनी से किसी से बात कर रहे होते हैं, तो बड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है। इसके रिड्रेसल के लिए क्या मैकेनिज्म है? इसके लिए ट्राई ने रेगुलेशन के तहत ये ऑर्डर दिया है कि जितने भी टाइप के जो मार्केटिंग रिलेटेड कॉल्स आएंगे वो 140 सीरीज़ से आएंगे। 140 सीरीज़ में अलग अलग टीएसपीज़ को सीरीज़ दी जाती है, और जो प्रिंसिपल एंटिटी जैसे मैंने आपको बताया था उसके तहत उनको कोड दिया जाता है, उसके थ्रू वो कॉल करेंगे। और लेकिन अब क्या, ये 140 सीरीज़ जो है वो जाने अनजाने दर्शकों के बीच में, आम उपभोक्ता के बीच में इतना अनपॉपुलर हो गया कि जो डिफरेंट एप्लीकेशंस आजकल स्मार्टफोन्स में होते हैं उसके थ्रू उन्होंने बाहर कर दिया। तो इसकी वजह से मार्केट को नुकसान ये हुआ कि जो जेन्युइन कॉल्स भी जो होते हैं, जो कस्टमर्स को मिलने चाहिए, वो भी मिलने बंद हो गए। तो ये 2024 में इसी जो TCCCPR जो 2018 रेगुलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें एक कॉरिगेंडम लाया गया, उसमें फर्दर क्लॉज जोड़े गए कि इसमें जो आपके जो सर्विस रिलेटेड हैं और जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड कॉल्स हैं वो 160 सीरीज़ से आएंगे, और जो सिंपल मार्केटिंग रिलेटेड कॉल्स हैं वो 140 सीरीज़ से आएंगे। तो उसमें उसको देख करके कंज्यूमर ये कह सकता है कि 160 सीरीज़ है, मतलब ये मेरे लिए ज़रूरी कॉल है, ज़रूरी ये है, तो इसको मुझे रिसीव करना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई वॉइस कॉल की बात। और अभी रिसेंटली, जैसे आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, एक और इसी रेगुलेशन के तहत में अभी जितने भी एसएमएस आएंगे उनके पीछे एक सफिक्स जुड़ के आ रहा है। आपने सब, जैसे पी रहेगा तो प्रमोशनल, एस हो गया तो सर्विस, जी हो गया तो गवर्नमेंट सेक्टर, टी हो गया तो ट्रांजैक्शन, जैसे बैंक के जो ओटीपीज वगैरह आते हैं या बैंक के जैसे ट्रांजैक्शन अलर्ट आता है, आपका डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, तो आप जो भी आएगा उसके आखिरी में डैश टी करके आएगा। तो इससे भी जो है कस्टमर जो है, हमारे जो आम उपभोक्ता हैं, उनको ये सुविधा अभी शुरू हो चुकी है। सभी टीएसपी अभी जो हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया और अभी ये आना शुरू हो गया है। तो ये जो दोनों जो है, ये अभी 2024 में जो हमको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से फीडबैक मिलता है या जैसे जैसे और इसमें सुधार की ज़रूरत होती है, तो ट्राई ने वो सुधार किया है इसमें। अच्छा, अब हम बात करेंगे ग्रीवेंस रिड्रेसल की, क्योंकि अगर कंज्यूमर्स हैं तो उनकी शिकायतें भी होगी, उनके निस्तारण के लिए ट्राई के पास क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं? जी, तो इसमें जो ट्राई का जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन के हिसाब से जो ग्रीवेंस कंज्यूमर के जो कंप्लेंट्स जो हैं वो भी 2 स्तर पर हैं।
उसमें ट्राई के रेगुलेशन के तहत जो है हर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये मैंडेटरी है कि उसको एक टोल फ्री नंबर देना होगा, अपने सारे कंज्यूमर को उसको अवेल कराना होगा। और ये जो टोल फ्री नंबर होगा मिनिमम, वैसे वो आप थ्रू आउट 24 आवर्स रख सकते हैं, बट मिनिमम 8 AM से लेकर के रात में 12 AM तक रहना चाहिए, मॉर्निंग 8 AM टू रात 11:59 PM यू कैन से। तो ये उनको हर कंज्यूमर को ये सुविधा होनी चाहिए। बट आजकल चूंकि स्मार्टफोन आ गए हैं तो अब ऐप के थ्रू भी आप कंज्यूमर जो है वो सर्विसेज के बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं। और इसमें जो होगा, जो भी जब आप कंप्लेंट करोगे तो हर कंप्लेंट के पीछे एक यूनिक डॉकेट नंबर उसको देना पड़ेगा। और इसका रिजोल्यूशन जो है वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर करेगा, करके जो है कंज्यूमर से कंफर्मेशन लेगा कि रिजोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे फिर ये एक्ट जो है, जो मैंने आपको बताया, ये एक्ट जो है वो कंज्यूमर को ये सुविधा देती है, ये अधिकार देती है कि अगर वो जो सोल्यूशन जो दिया है टीएसपी ने, अगर उसे वो संतुष्ट नहीं है तो वो 30 दिन के अंदर जो उनके जो अपीलेट अथॉरिटी होते हैं, मतलब कंज्यूमर जो ग्रीवेंस सॉल्व कर रहा है उसके ऊपर हर टीएसपी को एक अपीलेट अथॉरिटी बनाना है। उस अपीलेट अथॉरिटी में वो कंप्लेन जाएगा और उस अपीलेट अथॉरिटी को जो है 39 डेज़ के अंदर में उसको रिजोल्यूशन करके कंज्यूमर को उनको सोल्यूशन देना है। अच्छा, अब ये जो अपीलेट अथॉरिटी, इसमें ट्राई का क्या रोल है मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अपीलेट अथॉरिटी के बारे में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हर एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को अपने वेबसाइट में, जो उनका ऑथेंटिक वेबसाइट है, उसमें उसकी जानकारी देनी होगी, ताकि उसको देख करके जो हमारा कंज्यूमर है, हमारा जो कस्टमर है, वो उसको मेल कर सके या कंप्लेंट कर सके, जो भी उसमें माध्यम लिखा हुआ है। लेकिन उस अपीलेट अथॉरिटी में जो हमारा ट्राई के हमारे अपॉइंटेड CAG होते हैं, कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप होते हैं, वो भी एक मेंबर होते हैं। वो उनको इसलिए रखा जाता है कि ये जो भी अपील जब आए तो उसका एक निष्पक्ष निराकरण होना चाहिए। तो एज ए ट्राई रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं हमारे CAGs उसमें मेंबर होते हैं, और उनका प्रेजेंस इसीलिए रखा जाता है कि जो भी निराकरण हो अपील लेवल में वो बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। तो ये काम जो है हम ट्राई इसके लिए कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं फेक कॉल्स, क्योंकि टेलीकॉम से जुड़ी हम बात कर रहे हैं स्पैम कॉल्स की। आज ही के अखबार में भी है कि साइबर ठगों ने या फिर कॉल करके किसी को एक ऑफिसर से 90,000 ठग लिए हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं। इसको किस तरह से डील करना चाहिए कंज्यूमर्स को भी, और ट्राई का इसमें क्या मैंडेट है, या ट्राई इसको सुधारने के लिए क्या कर रहा है? जी देखिए, सबसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो फेक कॉल के पहले मैं आपको स्पैम कॉल या UCC कॉल बोलना चाहूँगा कि जो मैंने आपको बताया था कि जैसे जो DND ऐप एप्लीकेशन है या जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उसके अलावा अगर आपको कॉल्स आ रहे हैं तो उसको टेलीकॉम की भाषा में स्पैम कॉल बोल दीजिए या अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल कॉल आप बोल सकते हैं। तो अगर इन कॉल्स का उद्देश्य अगर सिर्फ मार्केटिंग के तहत एक तरीके से डिस्टर्बिंग मैनर का है तो इट इज़ नॉट, वी कैन से कि इट इज़ रिलेटेड विद द साइबर क्राइम, और उसमें क्राइम का कोई इंटेंशन है। लेकिन जैसे ही ये जो स्पैम कॉल जैसा कि देखा गया है या ये जो फेक कॉल है, अगर उसमें जो कॉल करने वाले का जो उद्देश्य है, उसका मोटो जो है वो अगर सामने वाले को फिनेंशियली चीट करने का या फिनेंशियली उससे कुछ क्राइम करने का है, तो देन इट कम्स इन टू द डोमेन ऑफ यू कैन से साइबर क्राइम रिलेटेड टू द टेलीकॉम कॉल्स जो है। तो इसके बारे में मैं आपको DOT जो हमारा जो संचार विभाग है, संचार मंत्रालय है, वो उसके तहत वो उसके डोमेन में ये जिम्मेदारी आ जाती है। और रिसेंटली लास्ट 5-6 मंथ से DOT ने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है। आपने संचार साथी पहले पोर्टल था, संचार साथी पोर्टल के तहत उसमें क्या है कि जो भी ये जो अननोन नंबर्स वगैरह से जो कॉल आ रहे हैं उनकी कंप्लेंट आप उसमें दे सकते हैं। और उसके बाद एक प्रक्रिया होती है उसमें, वो AI जनरेटेड होती है, AI हेल्प होती है। एक पोर्टल है संचार साथी पोर्टल भी है और आजकल ऐप भी आ गया। अभी आप ऐप भी प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें जैसे आप उसमें भी सेम स्क्रीनशॉट लेकर के कंप्लेंट करना होगा, फिर बैक एंड से उसकी पूरी एनालिसिस होती है कि ये वाकई ये नंबर जो है ये इस टाइप के अगर कार्रवाई में लिप्त पाया जाता है तो उसमें जो रूल्स हैं, जो DOT के रूल्स हैं, उसके तहत कार्रवाई होती है। कार्रवाई में यह है कि अगेन सेम थिंग कि टेलीकॉम रिलेटेड उसकी सुविधाएं ख़त्म हो जाएंगी। और न केवल नंबर, बल्कि जिस मोबाइल इंस्ट्रूमेंट से कर रहा है वो, हर मोबाइल इंस्ट्रूमेंट का आपने IMI सुना होगा, IMI, हाँ, वो IMI नंबर भी ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि उस फ़ोन से कभी और दूसरे टाइप के कॉल ना किया जा सके जो है।
लेकिन अगर इसके बाद भी अगर कभी जैसे किसी के साथ अनजाने में जैसा हम कहते हैं ना कि अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्राई का एक काम जो है अदर देन ट्राई की एक्टिविटीज़ के बताने के अलावा कंज्यूमर को जागरूक करने का भी है। तो ये जो आपके माध्यम से जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये जागरूकता लाने का भी है। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर जागरूकता नहीं होने से कुछ हमारे जो उपभोक्ता हैं अगर किसी प्रकार की इस टाइप की उसमें अगर उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, देन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का वेबसाइट है cybercrime.go.in, उसमें जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा 1930 एक सीरीज नंबर है, उसमें जाकर के भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से उपभोक्ताओं को ये आग्रह भी करना चाहूँगा कि अगर ऐसा हो जाता है तो इसकी जल्द से जल्द इसमें जाकर के रिपोर्ट करें, क्योंकि जितना जल्दी उस मनी का जो ट्रेल है जितना जल्दी उसको ब्लॉक कर देंगे तो उतना ही रिटर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि इसके बारे में हमारी कई बार साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जो अलग हैं, जैसे भोपाल में भी काफ़ी चर्चा हुई है, तो उनका भी यही कहना होता है कि जितना जल्दी हम ट्रेल को ब्लॉक करेंगे उतना ज़्यादा कंज्यूमर के लिए एडवांटेज होता है, उसको रिटर्न होने के चांसेस रहते हैं, मतलब एक कानूनी प्रक्रिया के तहत। और अगर वो विड्रॉ हो गया किसी वजह से, अगर पूरे चेन पास होने के बाद, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द मनी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एज ए अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ताकि जो भी कंज्यूमर्स हैं, जो भी हमारे उपभोक्ता हैं, वो इस प्रक्रिया को समझें, डरे नहीं। क्योंकि बीच में बहुत सारे आपने सुना होगा वो कुछ लोग सीबीआई ऑफिसर बन के व्हाट्सएप कॉल कर रहे थे। तो इसमें क्या है ना कि इट हैज बिकम लाइक कैट माउस गेम। मतलब वो नए नए तरीके ढूंढते हैं, फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अपने थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट, चाहे एमएचए हो, चाहे टेलीकॉम हो, चाहे ट्राई हो, उसके थ्रू उसका हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, फिर वो नया कुछ ढूंढते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी जो हमारे कंज्यूमर हैं जागरूक रहें, और जो भी नॉन रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, अनवांटेड चीज़ें हैं, ल्योर में बिल्कुल ना आए, लालच में बिल्कुल ना आए, डरे नहीं। कभी भी कुछ हो तो किसी भी चीज में क्रॉस चेक जरूर करें, उसको रिपोर्ट करें। लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं। रिपोर्ट करें, रिपोर्ट मेन चीज है, जागरूक होना। तो जागरूक रहेंगे तो मुझे लगता है कि 90-95% सोल्यूशन ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, बात बहुत सारे विषय ये भी आते हैं सिम डुप्लीकेशन के। मेरे नाम पे कितने सिम रजिस्टर्ड है मुझे नहीं पता, या कोई बोलता है कि आपके नाम पे सिम रजिस्टर्ड और हमको पता नहीं होता। बहुत सारे केसेस है। सिम डुप्लीकेशन एक इशू है। क्या ट्राई इसको भी रेगुलेट करता है कि आपके नाम पे कितने सिम हैं, हम कैसे पता कर सकते हैं? या कोई आपके नाम पे कोई सिम इशू हो गया, उससे कोई क्राइम हो गया, साइबर क्राइम हो गया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, इसको ट्राई डायरेक्टली रेगुलेट तो नहीं करती है। ये मतलब हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के डोमेन के अंदर की ये चीज़ें हैं। लेकिन एज ए चूँकि मेरा 25-26 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है टेलीकॉम फील्ड में, तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के KYC नो योर कस्टमर जो होता है, उसके माध्यम से अगर सिम अगर जारी हुए हैं तो एक टैफकॉप करके एक पोर्टल है, उसके वहाँ पे जा करके वो देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर KYC से कितने सिम जो है वो मार्केट में इशू किए गए हैं। और इमीडिएटली अगर जैसे उनको लगता है कि कोई भी पर्टिकुलर सिम नंबर जो है, मोबाइल नंबर जो है, अगर उनके नहीं है तो वो इमीडिएटली उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इमीडिएटली वो नंबर वहाँ से ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद फिर जो नियम के तहत कार्रवाई होती है वो फिर डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन करती है उसमें जो है। संजय जी, आपसे बातें बहुत है करने के लिए, क्योंकि ये बड़ा व्यापक विषय है, बड़ा विषय है, लेकिन टीवी और रेडियो में हमेशा वक्त की एक कमी रहती है। एक संदेश हमारे दर्शकों के लिए आप क्या देना चाहेंगे कि वो कैसे इन फ्रॉड से बचे? आपने कार्यक्रम में विस्तार से बताया भी है, फिर भी एक संदेश किस तरह से अवेयर हो सकता है एक जो कंज्यूमर है, उसको क्या क्या चीज़ है, डूज एंड डोंट्स जो है, वो अगर आप संक्षिप्त में बता सकें। देखिए, स्पेसिफिकली अगर हम टेलीकॉम रिलेटेड फ्रॉड से बचने के लिए अगर आप सलाह की बात करेंगे तो कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम अपना जो मोबाइल नंबर है, जो आज हमारी जो पहचान है, एक तो क्या है उसको बहुत जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पे शेयर ना करें। थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कभी कहीं शॉप जाते हैं, मॉल जाते हैं, या हर जगह पे वो जैसे कुछ वो बोलते हैं कि आप इतने का शॉपिंग करेंगे तो आप लॉटरी में आप नंबर दे दीजिए। तो
आप उसको पहले एनालाइज कर लीजिए कि क्या वाकई मुझे ये नंबर देने की ज़रूरत है या इसकी मुझे ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से ही आपके नंबर जो है वो मार्केट में जाता है और फिर उसके बाद फिर अननेसेसरली अनवांटेड कॉल आने शुरू होते हैं। तो एक तो मेरी वो फर्स्ट सलाह ये है कि जहाँ ज़रूरत हमको ना हो वहाँ पे हम अननेसेसरली अपना मोबाइल नंबर शेयर ना करें। दूसरी बात यह है कि आज सभी के पास अभी स्मार्टफोन अवेलेबल हैं। स्मार्टफोन में आप देखते होंगे कि उसमें एक परमिशन मैनेजर होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, उसमें बहुत सारे ऐप्स प्री लोडेड आते हैं और कुछ ऐप हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोड करते हैं। तो प्रत्येक कंज्यूमर से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने उस ऐप को क्या परमिशन दे रखी है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऐप ले लीजिए, मान लीजिए उस ऐप का काम है कॉल करना। अब कॉल करने का काम है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉन्टैक्ट का परमिशन देंगे, और होता क्या है कि हम उसको अपने फ़ोटो का भी एक्सेस दे के रखे हैं, हम उसको अपने डॉक्यूमेंट्स का भी एक्सेस दे के रखे हैं, हम और भी कोई अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रखें वो भी एक्सेस दे के रखे हैं। तो ये जो परमिशन मैनेजर जो है, जिस एप्लीकेशन की जिस काम के लिए ज़रूरत है वही देना चाहिए। मैं आप दूसरी सलाह ये देना चाहूँगा। तीसरी बात यह है कि कभी भी मोबाइल इंस्ट्रूमेंट आप मार्केट से ले रहे हैं तो आप ट्रस्टेड शॉप से ही लें, अनरिलायबल जगह से ना लें, क्योंकि अनरिलायबल जगह से लेने में हो सकता है कि उसकी जो सिक्योरिटी है या उसका जो सॉफ्टवेयर है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो सकता है। तो एक तो मैं आपके बोलना चाहूँगा कि उससे उनको बचना चाहिए। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जैसे अगर जेन्युइन फ़ोन है तो उसमें जो सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह जो होते हैं वो रेगुलर करते रहें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये जो साइबर क्राइम और जो बचाव के जो है वो कैट माउस जैसा गेम है। आप एक सोल्यूशन ढूंढते हैं, वो एक नया प्रॉब्लम ले आते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर अपडेट जो होता है वो उसी का सोल्यूशन होता है, क्योंकि वो भी अपने आप को उसके हिसाब से फिर अपडेट करते हैं। तो अपने टेलीकॉम फ़ोन में जो है सॉफ्टवेयर जो है अपडेट करते रहें। ऐसे कुछ छोटे छोटे बेसिक चीज़ें हैं, इनका ध्यान अगर हमारे उपभोक्ता रखेंगे तो इससे बचने में आसानी रहेगी। यानी कि प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे कार्यक्रम कानूनी सलाह, और हमने जाना कि कैसे टेलीकॉम से जुड़े साइबर अपराधों से हम बच सकते हैं, कैसे DND ऐप आपकी सुरक्षा करता है, कैसे आपको ट्राई आपके कंज्यूमर्स के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।